नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों, दोस्तों और अभिभावकों। आज फिर पुनः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला वीडियो लेकर आपके समक्ष रूबरू हूँ। मैं आपका साथी एम आर चौधरी और आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम चर्चा कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम कैसे पड़ा, कौन से यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, सारा कुछ माजरा आपके समझ में आएगा यदि आप इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कार्बन के यौगिकों का अध्ययन। सर्वप्रथम निकोलस लीमरी ने 1675 ईस्वी में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा? 3। कौन कौन से पदार्थ थे? खनिज पदार्थ जैसे सोना, चांदी, सोडियम क्लोराइड नमक, कॉपर, अमोनियम क्लोराइड यानी नौशादर। दूसरा वर्ग था लिमरी द्वारा बनाया गया वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ का अभिप्राय है पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ, उनके रस से प्राप्त होने वाले पदार्थ। उनमें प्रमुख थे जो लिमरी ने वर्णित किए, गन्ने के रस से प्राप्त होने वाली शर्करा, रबर के वृक्ष से प्राप्त होने वाला रबड़ लेटेक्स और अंगूर से प्राप्त होने वाला टार्ट्रिक अम्ल। प्यारे विद्यार्थियों, अंगूर से टार्ट्रिक अम्ल भी मिलता है, अंगूर में मैलिक अम्ल भी होता है, ठीक। लेकिन लिमरी ने टार्ट्रिक अम्ल उसमें खोजा पाया। तीसरे प्रकार का वर्ग जो लिमरी ने बनाया, निकोलस लिमरी ने, जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ, हीमोग्लोबिन मानव रक्त में, एल्बुमिन ये भी एक प्रोटीन है, जिलेटिन और हार्मोन्स। ध्यान दीजिए मित्रों, यौगिकों का सर्वप्रथम वर्गीकृत करने का श्रेय यदि किसी दिया जाना चाहिए तो वो है निकोलस लिमरी महोदय 1675 में, और पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्ति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा था। ये सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद क्या हुआ, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। लेवोजियर फ्रांस का एक केमिस्ट था, वैज्ञानिक था। उसने 1784 में, जी मित्रों 1784 में प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि वनस्पति यानी पेड़ पौधों और जंतु एनिमल से प्राप्त होने वाले समस्त यौगिकों में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस हो सकते हैं। ध्यान देना मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, लेवोजियर जिसे रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, उसने ये बताया कि समस्त जो प्राकृतिक पदार्थ है जो पेड़ पौधों और जंतुओं से मिलते हैं, वनस्पति और पादपों से, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पादपों और जंतुओं से, उन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, ये 2 एलिमेंट तो मेन हैं, मुख्य तत्व हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी पाए जा सकते हैं। ध्यान देना। अगली बात करें, लेवोशिये को, एंटोनी वॉन लेवोशिये को रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। आप सर्च करेंगे, आप देखेंगे, आपको याद करेंगे तो लेवोजियर को, लेवोशिये को माना जाता है, क्योंकि उसने पहली बार ये बात बताई कि इन यौगिकों में जो वनस्पति से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, अवश्यंभावी 100% कार्बन और हाइड्रोजन होता है, इसके अलावा ये तत्व भी पाए जा सकते हैं। ऐसा कहने वाला पहला आदमी था जिसने यौगिकों के रासायनिक संगठन की चर्चा की, इसलिए रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। लेवोजियर ने कई और महत्वपूर्ण खोजें भी की थी, उसकी चर्चा भी करेंगे। वनस्पतियों एवं जंतुओं से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ, ये बात हुई। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करने वाले हैं, तो हमें यह जानना जरूरी था। लेवोसियर ने यह कहा कि सजीव पेड़ पौधे और जंतुओं से, जिनको ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैव जगत कहते हैं, सजीव कहते हैं, तो जंतुओं से प्राप्त पदार्थों को ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा गया। क्या कहा मित्रों? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये जो ऑर्गेनिक शब्द है ये ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। ऑर्गेनिक शब्द से कहां से लिया प्यारे बच्चों? ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म यानी जैव जगत, सजीव, ठीक है ना। अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सब्सटेंस
शुरुआती दौर में और आज भी सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को कहा गया, और इसका असर क्या हुआ वो भी देखेंगे। खनिज, चट्टान, मिनरल्स, रॉक्स और भूगर्भ आदि निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को या प्राप्त होने वाले पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। इनऑर्गेनिक, या कार्बन से लेना देना नहीं है, या लेना देना है जो सजीवों से प्राप्त हुए, ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हुए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, और जो सजीवों से प्राप्त नहीं हुए, इट मीन्स निर्जीव स्रोतों से प्राप्त हुए, वो इनऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक के अपोजिट है। इसलिए खनिज, चट्टान और भूगर्भ से प्राकृतिक अजैव स्रोतों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा, और यही आधार बना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को विभेदित करने का। चलिए अगली बात करते हैं। लेवोसिए की वो बात, वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बर्जिलियस ने, स्वीडिश वैज्ञानिक, ध्यान देना देशों के नाम की बोलते नहीं है, लिखते नहीं है, स्वीडिश वैज्ञानिक था बर्जिलियस, 1815 ईस्वी ने कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति केवल, इस शब्द को ध्यान देना, कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति केवल जीवों द्वारा संभव है। अब वो जीव कौन से हैं? वो जीव एनिमल और प्लांट्स दोनों हो सकते हैं। वो जीव एनिमल भी हो सकते हैं और वो प्लांट भी हैं। इसलिए ब्राजीलियस ने क्या कहा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में पाए जाते हैं। क्या कहा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस केवल सजीवों में, ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और इस बात को इस सिद्धांत के रूप में कहा, और इस बात को ब्राजीलियस ने जैव शक्ति का सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी, ध्यान दीजिए ये लिखा हुआ है यहां, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसे कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, ब्राजीलियस ने प्यारे मित्रों ये वर्णित किया, ये डिक्लेयर किया कि केवल सजीवों में ही कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंस को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। या यूं बोल दूं, ऑर्गेनिक पदार्थों का स्रोत केवल ऑर्गेनिज्म, जैव जगत ही है। मृत, निर्जीव से प्राप्त होने वाले इनऑर्गेनिक होते हैं। उसने ये अर्थ निकाला, उसने ये कहा, स्टेटमेंट दिया कि जीवों में पर्टिकुलर एक विशिष्ट शक्ति होती है, क्षमता होती है, जैवीय क्षमता शक्ति होती है, जिससे वो अपने अंदर ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना? जीवों में एक विशिष्ट अद्भुत लक्षण या शक्ति होती है, पावर होती है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर ऑर्गेनिक पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का संश्लेषण कर सकते हैं। चट्टानों में, खनिजों में, भूगर्भ में वो पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। ब्राजीलियस को ये गलत फहमी थी। उस दरमियान ये बात ठीक लगी होगी, लेकिन वास्तव में ये सिद्धांत सही नहीं हुआ। कैसे सही नहीं हुआ? ऐसे सही नहीं हुआ कि बाद में जर्मन वैज्ञानिक थे वोलर, एफ वोलर, उन्होंने 1828 में बताया, क्या बताया? कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, कार्बनिक पदार्थों का प्रयोगशाला में संश्लेषण किया जा सकता है। और उन्होंने ये करके दिखाया। उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषण कर दिया, और करके ब्राजीलियस महोदय द्वारा जो वाइटल फोर्स थ्योरी, VFT शॉर्ट में, को गलत साबित कर दिया, रॉन्ग साबित कर दिया। और उन्होंने किस प्रकार से यूरिया का संश्लेषण या निर्माण किया, उस बात को भी आपको जानना चाहिए। मिस्टर वॉलर ने अमोनिया और पोटेशियम साइनेट आपको दिखाई दे रहा है, ये अमोनिया और ये पोटेशियम साइनेट KCNO की क्रिया करवाई। इसे KCNO, पोटेशियम साइनेट कहते हैं। इनके साथ क्रिया करवाई। अमोनिया के साथ एक अन्य यौगिक की भी क्रिया करवा कर उन्होंने बनाया था, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। पोटेशियम साइनेट की क्रिया करवाई तो उनको एक यौगिक प्राप्त हुआ जिसका नाम दिया अमोनियम साइनेट।
क्या नाम दिया प्यारे बच्चों? अमोनियम साइनेट। और इस अमोनियम साइनेट को और अधिक गर्म किया तो इसे यूरिया प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? यूरिया। बर्जीलियस के मुताबिक यूरिया सजीवों में पाई जाती है, जैव जगत में पाई जाती है, उस द्वारा संश्लेषित की जाती है। यूरिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लेकिन वॉलर ने प्रयोगशाला में अमोनिया एक इनऑर्गेनिक है, पोटेशियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इन दोनों की क्रिया से जब यूरिया का निर्माण कर लिया तो वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति का सिद्धांत असफल हो गया। उन्होंने यह पोटेशियम साइनेट है और ये साइनिक अम्ल है। बाद में उन्होंने अमोनिया और साइनिक अम्ल की क्रिया करवाई, इससे भी अमोनियम साइनेट बना, इसको भी गर्म किया तो यूरिया बन गई। क्या बन गई? यूरिया। इस तरह से बर्जीलियस ने प्रथम कार्बनिक यौगिक इट मीन्स यूरिया का प्रयोगशाला में संश्लेषण किया। सवाल बन गए 4। बर्जीलियस कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। सॉरी, वॉलर कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। वॉलर ने जैव शक्ति के सिद्धांत को कब असफल किया? 1828 में। प्रयोगशाला में मानव द्वारा निर्मित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया। यूरिया को प्रयोगशाला में निर्मित करने वाला वैज्ञानिक कौन है? वॉलर। ठीक है। अगली बात, वॉलर ने किस सिद्धांत का खंडन किया? वाइटल फोर्स थ्योरी का। अगली बात करते हैं। ठीक है। यह मामला यहां रुका नहीं, यूरिया के संश्लेषण के बाद एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया। किसने? 1845 में हरमन कोल्बे ने एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाला एसिटिक अम्ल। कैसे किया, उस क्रिया को आपको जानना चाहिए। उन्होंने क्या किया? कार्बन को हाइड्रोजन गैस के साथ उच्च ताप पर, ठीक है ना, लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में गर्म किया और जिससे बना एसिटिलीन। क्या बना? एसिटिलीन, एथाइन बना। और अब इस एथाइन को, इसका ऑक्सीकरण किया, एथाइन का ऑक्सीकरण किया डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में, जिससे एक यौगिक बना, ये वाला। और इसका ऑक्सीकरण किया परऑक्साइड द्वारा, जिससे प्राप्त हुआ एसिटिक अम्ल। जिससे क्या प्राप्त हुआ? एसिटिक अम्ल। प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, कोल्बे ने कार्बन और हाइड्रोजन का 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत आर्क करवाया तो एसिटिलीन बनी, एथाइन बनी। क्या बनी? एसिटिलीन या एथाइन। इसका डाइल्यूट SO4 की प्रेजेंस में HgSO4 द्वारा ऑक्सीकरण हुआ, एसिटाल्डिहाइड बना, एथेनॉल बना, लेकिन जो यौगिक या उत्पाद बना एसिटिक अम्ल। ये वो द्वितीय यौगिक है, ये वो सेकंड कंपाउंड है जो मानव निर्मित प्रयोगशाला में है। मानव द्वारा प्रयोगशाला निर्मित पहला यौगिक कार्बनिक यौगिक यूरिया है और दूसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस एसिटिक अम्ल है, सिरके का अम्ल कहते हैं जिसे। और ये संश्लेषण किया कोल्बे ने। तीसरी बात आगे लेकर चलते हैं और वो है फ्रांस के वैज्ञानिक बर्थलोट ने 1850 में मेथेन का संश्लेषण किया। किसका संश्लेषण किया? मेथेन का। कैसे किया? क्रिया वही, कार्बन और हाइड्रोजन की क्रिया करवाई उच्च ताप पर, तापमान लगभग वो ही रखा, वो मतलब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा उत्पन्न हुआ है। और इससे जो गैस बनी या गैसियस कंपाउंड बना वो मेथेन था, CH4। तीसरा प्रयोगशाला निर्मित कंपाउंड, प्रयोगशाला में निर्मित तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मेथेन था। पहला यूरिया, दूसरा एसिटिक अम्ल और तीसरा मेथेन। अब प्यारे मित्रों ध्यान देना, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इनऑर्गेनिक तत्व हैं, अकार्बनिक हैं। यहां भी यह अकार्बनिक तत्व है। और अमोनिया और साइनिक अम्ल, अमोनिया और पोटेशियम साइनेट भी अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का जब वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में संश्लेषण कर दिया तो बर्जीलियस की 1815 में दी गई वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति का सिद्धांत
गलत साबित हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगली बात करते हैं। अगली बात हमारे पास है कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन अलग क्यों। प्यारे मित्रों ध्यान देना, कार्बनिक रसायन अलग क्यों। कारण कार्बन के यौगिक अत्यधिक है। यदि संसार में सभी तत्वों के यौगिकों की गणना करें, एक तरफ रखें, और कार्बन से निर्मित यौगिक उनको भी एक तरफ रखें, तो कार्बन से निर्मित यौगिकों की संख्या उनसे कई 100 गुना अधिक है। कार्बन एक तत्व, अन्य 117 तत्व, लेकिन व्युत्पन्न कार्बन से निर्मित यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है, अन्य तत्वों की कम है। इसलिए पर्टिकुलर विशेष रूप से कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अध्ययन की सुविधा के लिए अलग से केमिस्ट्री की एक ब्रांच बना दी, जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसका नाम कार्बनिक रसायन है। प्यारे मित्रों, कई लोग पूछेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग रखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक है, इसलिए कार्बनिक रसायन अलग रखी गई। अगली बात करते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन युक्त यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप जानते हैं, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी कार्बन। ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न क्या होते हैं अभी चर्चा करेंगे। व्युत्पन्न क्या होते हैं अभी चर्चा करेंगे। यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। सवाल आता है कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। छोटे बच्चों के लिए, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आया है, कार्बनिक पदार्थ या हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिकों को। फिर व्युत्पन्न क्या होता है, अब ध्यान देंगे। ये मेरे पास एक मेथेन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन तो है ही। अब इस मेथेन के किसी एक हाइड्रोजन का या 2 हाइड्रोजन का या 3 का या सभी हाइड्रोजनों का किसी अन्य परमाणु द्वारा, हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु द्वारा, अन्य तत्व के परमाणु द्वारा यदि प्रतिस्थापन हो जाता है, हटा जाता है, माना कि X परमाणु यहां जुड़ जाए और हाइड्रोजन निकल जाए, तो अब वो संरचना ऐसी बनेगी। अब वो संरचना कैसी बनेगी, ध्यान देना। अब वो संरचना ऐसी बन जाएगी। ये जो हाइड्रोजन के हटने से और X परमाणु के जुड़ने से ये जो कंपाउंड बन गया, ये व्युत्पन्न है। ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव है। क्या है बच्चों, ये डेरिवेटिव है। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव, वंस अगेन लिख देता हूं, डेरिवेटिव। ठीक है ना। डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब विशेष रूप से उत्पन्न, और डेरिवेटिव का मतलब डेराइव किया हुआ। डेराइव अंग्रेजी का शब्द है, यानी उत्पन्न किया हुआ, पैदा किया हुआ। अगली बात करते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। सरल होगी ना। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक है मित्रों, समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। बच्चा पार्टी इधर ध्यान दीजिएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न, यह हाइड्रोकार्बन और ये उसका व्युत्पन्न, इनके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को, ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन कहते हैं। समझ गए ना। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक यौगिकों के साथ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनके गुणों में अधिक अंतर होता है। यानी कार्बनिक यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुण अकार्बनिक यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणों से भिन्न होते हैं। तो अलग अलग गुणों वाले यौगिकों का अध्ययन अलग ही किया जाता है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों के गुणों के अध्ययन के लिए कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक यौगिकों के अध्ययन के लिए अकार्बनिक रसायन बना दी गई। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गुण क्या है, ये तुम्हारे दिमाग में स्वाभाविक प्रश्न आया। तो श्रीमान जी ध्यान दीजिए, कार्बनिक यौगिकों के गुण, इनमें सहसंयोजक बंध होता है। इनमें का मतलब कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन से
इधर ध्यान दीजिएगा, ये एक कार्बनिक यौगिक है हमारे पास मेथेन, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बंध है। क्योंकि आप इस महीने में या इस स्टेज पर हैं तो आपने ये पाठ पढ़ लिया ऑर्गेनिक में 11th में। यदि आप 10वीं के विद्यार्थी तो भी आप ये अब तक पाठ पढ़ चुके हैं, क्योंकि कोर्स लगभग पूरा हो गया। इसलिए अब आपको याद है कि यह हाइड्रोकार्बन है और ये जो मैंने लकीरें खींची है ये सहसंयोजक बंध है। कैसे बंध है? सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के साझे से होता है। किससे होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, साझेदारी के द्वारा होता है। तो इनमें कैसे बंध पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिकों? प्यारे बच्चों, सहसंयोजक बंध। दूसरी बात, यानी इनमें आयनिक बंध नहीं है। क्या समझ रहा हूं मैं ये समझ रहा हूं कि आप समझ रहे हैं इनमें आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बंध नहीं होता, सहसंयोजक। दूसरी बात, अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। ये जो कार्बनिक यौगिक है ये सहसंयोजक प्रकृति के हैं, आयनिक प्रकृति के नहीं है, ध्रुवीय प्रकृति के नहीं है। इसलिए समान समान को घोलता है। अध्रुवीय, इसलिए अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में नहीं। हमारे पास ध्रुवीय विलायक जल है, जल में ये घुलते नहीं। ओके, अगली बात, कार्बनिक यौगिक ज्वलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक आप सब बच्चे जानते हो, हम तेल को जलाते हैं, घी को जलाते हैं, केरोसिन को जलाते हैं, पेट्रोल डीजल इनको जलाते हैं, ठीक है ना। ये सारे कार्बनिक पदार्थ, ये सारे अरंडी का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, मिट्टी का तेल हो, सारे कार्बनिक पदार्थ इसलिए ज्वलनशील होते हैं, ये जलते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जलते, रेत अकार्बनिक नहीं जलती, पत्थर अकार्बनिक नहीं जलता, अभ्रक अकार्बनिक नहीं जलती, ठीक है ना। इनके गलनांक है क्वथनांक निम्न हो। हाँ, ये बात और रहेगी, अकार्बनिक पदार्थ अज्वलनशील होते हैं। कार्बनिक पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक, ध्यान देने वाली बात, निम्न होते हैं। इसलिए अधिकांश कार्बनिक यौगिक या तो गैस होते हैं, गैसियस स्टेट में, या द्रव होते हैं, या बहुत कम है जो मोमी ठोस या ठोस होते हैं। इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थों के समान ये अत्यधिक कठोर, उच्च गलनांक क्वथनांक वाले नहीं होते भैया। अगली बात, इनमें आयनन की प्रवृत्ति नहीं होने से ये विद्युत के वो होते हैं, कुचालक होते हैं। यानी केरोसिन, पैराफिन, मोम, ऑयल, डीजल ये विद्युत के चालक नहीं होते, विद्युत का चालन नहीं करते, ठीक है ना। आणविक अभिक्रियाएं देते हैं। इनकी अभिक्रियाओं की प्रकृति कैसी है? आणविक है। ये आयनिक अभिक्रिया नहीं देते हैं, ये आयनिक अभिक्रिया नहीं देते हैं। आयनिक अभिक्रिया में क्या होता है? विलायक में या माध्यम में आयन अलग अलग रहते हैं और वो तुरंत 1 सेकंड के -10⁻18 उतने कम समय में आपस में अभिक्रिया कर उत्पाद बना लेते हैं। लेकिन या आणविक अभिक्रिया है वो मंद वेग से होने वाली होती है। ऐसा क्यों होता है? आणविक अभिक्रियाएं धीमे क्यों संपन्न होती है? इनका वेग कम क्यों होता है प्यारे बच्चों? तो इन अभिक्रिया में बंध टूटते हैं, बंध का वियोजन होता है और नए बंध का निर्माण। पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, इसमें समय जाया होता है, समय खर्च होता है। इसलिए आणविक अभिक्रियाओं का या कार्बनिक अभिक्रियाओं का वेग, कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं का वेग अपेक्षाकृत मंद होता है। अगली बात करते हैं, कार्बनिक यौगिक जटिल संरचना वाले होते हैं। हाँ, कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं जटिल होती है क्योंकि ये सहसंयोजक होते हैं और जटिल त्रिविमीय संरचनाओं का, विशाल आणविक संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंडों में तो हम बहुत कम ऐसे पदार्थ देखते हैं जिनकी जटिल त्रिविमीय संरचनाएं होती है। ये उच्च अणुभार वाले होते हैं, मैंने कहा बहुत बड़ी संरचना वाले होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और अणुभार का मान बहुत अधिक होता है। ये समावयवता दर्शाते हैं। ये, हाँ, ये विशेष बात है, लेकिन यह गांठ नहीं माननी है। कार्बनिक पदार्थ समावयवता दर्शाते हैं, ठीक है, कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी समावयवता दर्शाते हैं। यानी कि जो उपसह संयोजक यौगिक है उनमें भी आइसोमेरिज्म, समावयवता पाई जाती है। क्या है समावयवता? समावयवता यौगिकों का वो गुण है जिसमें उनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर होता है, उस गुण को समावयवता कहते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। कार्बनिक रसायन का जनक, पहले हमने चर्चा कर ली। कार्बनिक रसायन, वो रसायन का जनक था लेवोसिए।
लेवोशिए रसायन का जनक था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सी फ्रेडरिक वोलर है। और केमिस्ट्री का दादा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दादा रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड है। कई बच्चे मजाक के तौर पे सवाल पूछ लेते हैं। भारत में रसायन विज्ञान का जनक कौन है, ये भी अच्छी बात है। तो प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी रे भी कहते हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जानकार थे। इन्होंने बंगाल में एक फैक्ट्री भी स्थापित की थी अंग्रेजों के जमाने में, और इन्हें इंडियन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, प्रफुल्ल चंद्र रे द्वारा लिखी गई, जो भारतीय केमिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं। अगली बात, अकार्बनिक रसायन के जनक कौन है, तो अल्फ्रेड बर्नर। अल्फ्रेड बर्नर को अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। और ग्रीन केमिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं, तो पॉल सी एनेस्थोस। पॉल सी एनेस्थोस को ग्रीन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। ये कुछ प्रश्न है, कभी आप पूछ लिए जाते हैं या बच्चे मजाक के तौर पर पूछ लेते हैं, तो आपको इनको भी माइंड में रखने का है। कार्बन की संयोजकता, प्यारे मित्रों, अब हम उस बात पर आप पहुंचे हैं जहां हमें जानना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, आप सब लोग जानते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। यहां भी लिखा है कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बनिक यौगिक में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ा रहता है। यदि पदार्थ यौगिक कार्बनिक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें हर कार्बन, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 बंध के द्वारा, 4 परमाणु द्वारा नहीं बोल रहा हूं, 4 बंध के द्वारा जुड़ा रहेगा, जो इन 4 तरीकों से संभव है। जो इन 4 तरीकों, मित्रों ध्यान देना, कई बार आपको यह सुनने को मिलेगा कि कार्बन 4 अन्य परमाणु से जुड़ा रहता है। हाँ ठीक है, जुड़ता होगा, लेकिन हमेशा आवश्यक नहीं है। लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड हमेशा बनाए हुए रखता है यदि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। तो 4 संयोजकताएं से कैसे होगी, ये एक तरीका। कार्बन अपने साथ जुड़े अन्य परमाणुओं, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो अदरवाइज कोई भी हो, उनके साथ 4 एकल बंध बनाकर, 4 एकल बंध, प्यारे बच्चों ध्यान देना, 4 एकल बंध बनाकर यौगिक में उपस्थित रहता है। इसको एकल संयोजकता बोलते हैं। एक डंडे को, एक बॉन्ड को सिंगल वैलेंसी बोलते हैं, एकल संयोजकता बोलते हैं। और ये संयोजकता यदि सहसंयोजक बंध के रूप में है, इलेक्ट्रॉनों के साझे से निर्मित है, तो इसे सहसंयोजकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो इस तरह से 4 सिंगल बॉन्डेड द्वारा अपनी संयोजकता पूरी कर सकता है। 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हो सकता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, अन्य परमाणु के साथ भी हो सकता है। इस तरह से कार्बन अपनी 4 संयोजकताएं पूरी करता है, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, अपना अष्टक पूरा करता है। तीसरा तरीका, कार्बन इस तरह से भी अपनी संयोजकताएं पूरी कर सकता है। मैं बात इस कार्बन की कर रहा हूं, मैं बात इस कार्बन की कर रहा हूं। इसकी 4 संयोजकताएं मित्रों, एक बंध 1 संयोजकता, 2 बंध 2 संयोजकता, तीसरा 3 और चौथा 4 संयोजकता हो गई। समझ रहे हैं, इधर और खींच दूं लकीर तो अगले वाले की भी 4 संयोजकता हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात। यहां 4 संयोजकताओं से क्या अभिप्राय है, यहां 4 संयोजकताओं से अभिप्राय है कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है अन्य कार्बन के साथ। इधर ध्यान दीजिएगा, यह अंतिम उदाहरण बड़ा रोचक है। यहां ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों को देखिएगा, यहां 2 बंध यानी एक द्विबंध है, यहां पर भी एक द्विबंध है, यहां पर भी एक द्विबंध है। तो कार्बन अपने साथ 2 डबल बॉन्ड बनाकर, एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाकर, एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड बनाकर और चारों सिंगल बॉन्ड बनाकर 4 तरीकों से, कितने तरीकों से, 4 संयोजकता 4 तरीकों से पूरी कर सकता है। मित्रों ये रामबाण सेंटेंस है, इसको आपको रट लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। क्या कि कार्बन की संयोजकता 4 तरीकों से पूरी होती है। कार्बन की संयोजकता 4 कितने तरीकों से, 4 तरीकों से पूरी होती है। ये रामबाण कथन है। हम अगली बात करते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि कार्बन ये 4 संयोजकता क्यों दर्शाता,
कार्बन के ऐसी क्या मजबूरी है, कार्बन 4 संयोजकता दर्शाता है। हाँ, हमने इनऑर्गेनिक में लुईस और कौशल का वो अष्टक नियम भी पढ़ रखा है कि प्रत्येक परमाणु की, तत्व के प्रत्येक परमाणु की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने बाहरी कोश में यन कैन प्रकारेण 8 इलेक्ट्रॉन करे। कितने करे प्यारे बच्चों? यन कैन प्रकारेण 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे। और इस बात को अष्टक नियम कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्टेट रूल। कार्बन के मामले में वो अष्टक समझने का प्रयास कीजिएगा। आइएगा मेरे साथ। कार्बन जब मूल अवस्था में ग्राउंड स्टेट में रहता है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार दर्शाया जाता है, 1s2 2s2 2p2। हाँ, कई जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा, एक कोष्टक में हीलियम लिखा रहेगा बड़े कोष्टक में, और उसके बाद 2s2 और 2p2। ठीक है मित्रों, कार्बन का संयोजी कोश कौन सा है? बाहर वाला कोश या बाहर वाला कोश कौन सा है? हाँ, पहले कोश कितने? 2 कोश है, पहला कोश और दूसरा कोश। ये पहला कोश है जिसको K बोलते हैं, और ये दूसरा कोश है जिसे L बोलते हैं। ठीक है ना? तो दूसरे कोश में यानी बाहरी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? आप बोले तो आनंद आएगा, बोलिए 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। करना कितने चाहता है? 8। करना कितने चाहता है? 8। अब कार्बन के पास अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक समस्या है, एक समस्या का हल एक ही है कि वो 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ, 4 अन्य तत्वों के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ या किसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करे तो अपनी संयोजकता 4 और अष्टक पूरा कर सकता है। यहां 2 गुंजाइश बनती है। कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ठीक है ना? और ये स्थायी विन्यास है। अपने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। दूसरे केस, दूसरी कंडीशन, दूसरी परिस्थिति ये बनती है कि अपने ये बार वाले कोश के 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो हीलियम जैसा विन्यास आएगा। दूसरी स्थिति बनेगी 4 इलेक्ट्रॉन किसी और के ग्रहण कर ले, किसी अन्य परमाणु से, तत्व के परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इन दोनों परिस्थितियों में उसका विन्यास निकटतम उत्कृष्ट गैस जैसा हो सकता है, और उत्कृष्ट गैस का विन्यास स्थायी होता है। अब कार्बन चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करके हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त कर ले, और कार्बन चाहे तो 4 अन्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। लेकिन ये दोनों ही पॉसिबिलिटी सैद्धांतिक रूप से और प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना असंभव है। कार्बन अपने आप में छोटे आकार का है, इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आकार कम है, नाभिकीय आवेश कम है, इसलिए न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता और न ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता। ऊष्मागतिक दृष्टि से ये क्रिया, ये घटना पॉसिबल नहीं है। कौन सी? 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने की और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। इसलिए पॉसिबल क्या है? साझा करने की। क्या है? किसी अन्य तत्व के परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि वो शेयरिंग द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन है वो 8 कर सकता है। इसके द्वारा, शेयरिंग द्वारा, साझेदारी के द्वारा, और यही करता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए उत्तेजित अवस्था में आएगा कार्बन, तो मैं लिखूं कार्बन एक्साइटेड स्टेट, स्टार बनाकर भी दर्शाते हैं। और अब क्या होगा प्यारे बच्चों? ये 2s2 और 2p2 ऊपर वाला है। अब मैं इसको, ये आपकी जानकारी के लिए था, मैं बॉक्स बनाकर इसे लिखूं तो ऐसे हो जाएगा 2s2 और 2p में कितने कक्षक होते हैं? p में 3 कक्षक होते हैं, 1 और 2। अब होगा क्या? उत्तेजित होगा या इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करेगा, तब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को, तब अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से कुदा देगा, ऊर्जा देगा, या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके आगे वाले कक्षक में चला जाएगा। कहां चला जाएगा बच्चों? आगे वाले कक्षक में। अब मैं ये वाली बात भी यहां आपके समझ में आ गई तो ठीक कर देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्तेजित अवस्था में 2s1 और 2p3। मैं अलग अलग लिखने के लिए 2px1, 2py1
और 2pz1। आप सारे बच्चे जानते हैं कि p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, px, py और pz। या तीनों के हिस्से में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है ना। अब कार्बन क्या करता है, ये s कक्षक है और ये 2p के कक्षक है। इन कक्षकों का आपस में s गोलाकार होता है, p डंबल जैसा होता है, डम्ब बेल, गूंगे की घंटी जैसा होता है। ये इनकी ऊर्जाएं अलग अलग हैं, इनकी आकृतियां अलग अलग हैं। ये आपस में संकरण करेंगे। क्या करेंगे? संकरण। संकरण क्या बला है? हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या वाला है, इसको भी अभी थोड़ी ही देर में जान लेंगे, सीख लेंगे कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है ना। तो कार्बन का एक 2s कक्षक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3 2p के कक्षक जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों कक्षक, कौन? ये दोनों कक्षक s और p कितने कक्षक हुए? 4, एक 2s का, 3 2p के। ये अपनी ऊर्जा और आकृतियों का रीअरेंजमेंट करेंगे, ऊर्जा का विनिमय करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, हमें ऊर्जा समान करेंगे, आकृति समान करेंगे। इस घटना को संकरण कहते हैं। परमाणु कक्षक की विभिन्न ऊर्जा और आकृतियों के परमाणु कक्षकों द्वारा अपनी ऊर्जा पुनर्वितरित कर, रीअरेंज करके, रीएक्सचेंज करके समान ऊर्जा और आकृति वाले कक्षक बनाने की जो प्रक्रिया या घटना है वो संकरण होती है। चर्चा करेंगे। तो संकरण के द्वारा ये 4 संकरित कक्षक बनाएगा। 4 क्या बनाएगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, संकरित कक्षक। क्या नाम बोलूं मैं? 4 संकरित कक्षक बनाएगा, ठीक है ने। 4 क्या बनाएगा? 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, 4HO बनाएगा। और वो चारों कैसे होंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काल्पनिक रूप से उन चारों की ऊर्जा और आकृति समान होगी। पहले तो प्यारे बच्चों 2s और 2p की ऊर्जा और आकृति अलग अलग थी। यहां पर इनकी ऊर्जा और आकृति अलग अलग है, लेकिन जब ये आपस में संकरित हो गए, मिक्सअप हो गए, मिश्रित हो गए, जादू हो गया, डिबिया मिलाकर हिला दिया, तो 4 जो संकरित कक्षक बने, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं। अब इनकी ऊर्जा और आकृति एक समान, ये चारों की आकृति और चारों की ऊर्जा बराबर है ना। ये संकरित कक्षक है। और ये संकरित कक्षक संकरण के मुताबिक या 4 कक्षकों ने भाग लिया है, तो ये इस तरह से कार्बन के नाभिक के चारों ओर समचतुष्फलकीय ज्यामिति में, समचतुष्फलकीय ज्यामिति बोले तो 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर। क्या बोला भाई? बोला मैं 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर, इस तरह से 3 नीचे हाथ दिख रहा है ना और एक ऊपर, इनके बीच का कोण बराबर है, इसलिए विन्यासित बराबर है। समचतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण कर लेते हैं। अब कोई अन्य परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इनके साथ साझा करके एक समचतुष्फलकीय ज्यामिति वाला यौगिक बना सकता है और अपनी संयोजकता 4 कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेथेन में, मेथेन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का s कक्षक यहां आएगा, हाइड्रोजन का s कक्षक यहां आएगा, हाइड्रोजन का s कक्षक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहां आएगा और हाइड्रोजन का s कक्षक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहां आएगा। इस तरह से ये व्हाइट वाले हाइड्रोजन के गोलाकार s कक्षक कार्बन के sp3 कक्षकों के साथ, ये भी sp3, ये भी बेटा sp3, ये भी भैया sp3 और ये भी sp3, इनके साथ वो करके ओवरलैपिंग करके, अतिव्यापन करके अपनी संयोजकता पूरी करता है, अपना अष्टक पूरा करता है, एक मेथेन अणु का निर्माण कर देता है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से एथेन भी बनाता है, एथीन भी बनाता है, एथाइन भी बनाता है। क्या बनाता है? एथेन, एथीन और एथाइन। ठीक है ना। आप क्या उनको भी समझना चाहेंगे? क्या आप उनको समझना चाहेंगे? यदि हां तो अब देख लीजिएगा। ठीक है ना। ये बात मैं पीछे भूल गया। इस अवस्था में कार्बन एटम के ये चारों हाफ फिल्ड कक्षक मिश्रित होकर संकरण द्वारा अपनी ऊर्जा एवं आकृति समान कर लेते हैं और 4 sp3 हाइब्रिड संकर कक्षक बनाते हैं। इस घटना को संकरण कहते हैं। ये बात हमने पीछे कर ली।
इस प्रकार सम चतुष्फलकीय या चतुसंयोजकता 4 एकल बंधों के रूप में दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं? कार्बन। इसी प्रकार sp2 sp संकरण में भी एक द्विबंध और एक एकल, त्रिबंध में एक डबल, एक ट्रिपल और एक सिंगल, इस तरह से बंध बन सकते हैं। कुल मिलाकर कार्बन अपनी चतुसंयोजकता पूरी कर लेता है। इस बात को अब हम एथेन में जानते हैं। आप एथेन को जानते होंगे। एथेन में इस प्रकार का होता है एथेन। आप में से मेरी उम्मीद है कि अधिकांश बच्चे इस बात को जानते हैं। ऐसा होता है एथेन, ठीक है ना। यहां हर एक कार्बन परमाणु के साथ 1 2 3 4 1 2 3 4 बंध बने हुए हैं। अब यहां कार्बन अपने sp3 संकरण में है और कार्बन के साथ इस तरह से प्रत्येक कार्बन के साथ, प्रत्येक मतलब यहां दोनों के साथ में एक इस तरह के 4 sp3 संकृत कक्षक है। इसका नाम बोले तो sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये sp3, ये भी sp3, ये क्या हुआ? सारे sp3। हाँ, सारे ही sp3 संकृत कक्षक है। ये आपस में इस तरह से अतिव्यापन के द्वारा कार्बन टू कार्बन एक साजित बंध का निर्माण करते हैं, जिसको सिग्मा बंध भी कहते हैं, जिसको आप भी जानते हैं सिग्मा बंध कहते हैं। और अन्य के साथ हाइड्रोजन अपना s कक्षक लेकर के इस तरह से sp3 वर्सेज s, क्या बोला? sp3 और s, ये sp3 कक्षक और ये बाकी वाला s कक्षक, इनके साथ ओवरलेप द्वारा, अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध, सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेते हैं। एथेन की बात करें, इसकी एथेन की बात करना जरूरी हो जाता है। एथेन में इस तरह से आप सारे बच्चे जानते हैं कि एथेन में तो ये वाला संरचना सूत्र होता है। जी हाँ, होता है। जो जानते हैं उनके लिए बड़ी सरल बात है। यहां कार्बन अपने sp2 संकरण, कैसा संकरण? sp2, दूसरे वाले का भी sp2 संकरण, इस तरह से ये sp2, ये sp2, ये भी sp2, ये थोड़ा थका हुआ मंद है ना, नहीं समान है sp2। इस तरह से यहाँ sp2 संकरण हुआ कार्बन का, ये एक तो बन गया sp2 से sp2 एक सहसंयोजक बंध, जिसको सिग्मा कहते हैं। ये हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ एक और बंध बन गया हाइड्रोजन का s कक्षक, तो s वर्सेज sp2। यहां भी हो गया s वर्सेज sp2, यहां भी s वर्सेज sp2, यहां भी s वर्सेज sp2। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। ये केवल रोचक, रोमांटिक या खिलौना नहीं है, आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अब इस कार्बन के पास एक क्या बोलूं मैं, ऐसा बोल देता हूं, असंकरित कक्षक भी है ये काले वाला। इस कार्बन के पास भी एक ऐसा p कक्षक है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन संकरण में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, ये बातें आगे कर लेंगे। अब ये समझना है कि संकरण भाग नहीं लिया, ये आपस में संपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा पाई बंध का निर्माण कर लेते, ठीक है ना। भला ये है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, जानते थे, और ये अब बना दिया पाई बॉन्ड, ठीक है ना। आपको ये यदि नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसा कर देता हूं, ये पाई बंध, काला रंग बाय द वे ना दिखे, ठीक है ना। एथाइन में भी ऐसा ही होगा। एथाइन में कार्बन sp संकरित होता है, ये वाला कार्बन भी sp संकरित होता है, और दो असंकृत p कक्षक इस तरह से रहते हैं और वो आपस में पाई बंध का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा, ये हाइड्रोजन का s और इसका sp सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। यहां भी s और sp के मध्य सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पर दो तो बनेंगे पाई, और एक बीच में रहेगा सिग्मा का बड़ा भाई, पाई का बड़ा भाई, ठीक है ना। इस प्रकार से कार्बन चाहे संकरण sp3 करे, चाहे sp2 करे, चाहे sp करे, अपनी संयोजकताएं
हरदम, हरगिज, हर संभव, ऑलवेज 4 पूरी रखता है। कितनी वैलेंसी रखता है? 4 तरीके से। ठीक है ना, ये बात हमने जानी, सीखी, समझी। अगली बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। प्यारे बच्चों या दोस्तों, ये बड़ा रोचक टॉपिक और सरल है, लेकिन कई लोग इसे समझ नहीं पाते या समझा नहीं पाते हैं। तो क्या मामला है ये? कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखने की विधियां निम्न हैं। ठीक है ना, वो निम्न विधियां कौन कौन सी है जानिएगा। पहली विधि लुईस संरचना, इसे बिंदु संरचना भी कहते हैं। ये कक्षा 9 और 10 का टॉपिक है। होता क्या है, लुईस कौशल, ठीक है ना, तो वो लुईस महोदय ने बताया कि किसी यौगिक की, चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, संरचना दर्शाने के लिए, उसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए तत्व का प्रतीक लिखकर, परमाणु का प्रतीक लिखकर उसके चारों ओर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, पायतम कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा दर्शा सकते हैं। और ऐसा करने से संरचना बनती है, उसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। हमने पढ़ा था 9th में कि ये हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे वाला हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब इनका निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम है। हीलियम के संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी 2 करना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो ये इस तरह से और ये इस तरह से लिखें। तो ये जो अब स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसका नाम लुईस संरचना है, बिंदु संरचना है, पॉइंट स्ट्रक्चर है, लेविस पॉइंट स्ट्रक्चर, लेविस बिंदु संरचना है। यदि हम मेथेन की बात करें तो मेथेन का यह हाइड्रोजन, कार्बन के ये हाइड्रोजन इस तरह से आपस में, यानी मैं कार्बन के हाइड्रोजनों को व्हाइट कर दूं तो आपको बात ठीक लगेगी। कार्बन के संयोजी कोश में यानी दूसरे कोश में 2s और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का पहला कोश या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, उसके में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम जैसा इस तरह से कर लेता है, और ये वाला हाइड्रोजन इस तरह से कर देता है, और कार्बन अपना इस तरह से कर लेता है। एम आई राइट? बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है या नहीं? यदि हाँ तो आप दिमाग के अंदर सोच लीजिएगा कि इसकी लुईस बिंदु संरचना कैसे लिखी जा सकती है। सोच लो, मैं लिख के बताता हूं, ठीक है। ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? ये हाइड्रोजन। अब देखिएगा, और ये इसका इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन तो अपना द्विक, डबलेट ऐसे पूरा कर लेता है। पायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन करना डबलेट द्विक कहलाता है, 8 करना अष्टक कहलाता है। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन कैसे करता है? ये 6 और ये 2 8, इसका मामला पूरा हो गया, इसका मामला भी पूरा हो गया। ये भी अपना वो पूरा कर लेते हैं 8 8, और कार्बन अपना पूरा कर लेता है डबलेट या द्विक। समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहे हैं। तो ये लुईस बिंदु संरचना है। ये क्या है? लुईस बिंदु संरचना। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। इसी तरह से हम यदि एथेन लिखें तो एथेन में भी इसी प्रकार का मामला बनता है। यहां पर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये वाला, अब मैं हाइड्रोजन का डबलेट पूरा कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। ये हाइड्रोजन के डबलेट पूरे हो गए। अब कार्बन के अष्टक को पूरा कर रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका पूरा हो गया और ये इसका पूरा हो गया। ठीक है ना? ये लुईस बिंदु संरचना हो गई। अगली बात करते हैं। अगला तरीका कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दर्शाने का? वो है लघु आबंध संरचना। इसे विस्तारित रूप भी कहते हैं, इसे विस्तारित रूप भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बनों में हाइड्रोजन और कार्बन के जुड़ाव को, बंध को, बॉन्डिंग को एक लघु आबंध
यानी डैश द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? डैश। ये डैश होता है, जानते हैं, दो परमाणुओं को आपस में बंधा हुआ जुड़ा हुआ दर्शाते हैं एक डंडे के द्वारा, छोटे डंडे के द्वारा, इसको डैश बोलते हैं। और ये जो संरचना बन गई वो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लघु आबंध संरचना। जैसे मैं एथेन की लिखूं, ऐसी हो जाएगी। जैसे मैं प्रोपेन की लिखूं, जैसे मैं ब्यूटेन की लिखूं, जैसे मैं पेंटेन की लिखूं, तो इस तरह से ये हो जाएगी। देख लीजिए, ये जो है इसे विस्तारित रूप कहते हैं। यह भी बहुत बड़ा, कितना स्थान घेरा बोर्ड पर, विस्तारित डैश बॉन्ड स्ट्रक्चर, लघु आबंध संरचना, डैश स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अगली बात करते हैं आबंध रेखा संरचना सूत्र। क्या बात है ये? आबंध रेखा संरचना सूत्र। इसमें यानी इसमें क्या बोलते हैं? संरचना में कार्बन की स्थिति रेखा या आबंध में कर्व या मोड़ के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में? कर्व या मोड़ के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं यूं कह रहा हूं, मेरे पास एक यौगिक है जिसको अभी आप जानते हैं CH3 CH2 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 CH3, इसको आप जानते हैं। अभी मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा था और इसका नाम भी बोल गया था, दोबारा बोल दिया, एन पेंटेन। क्या ये? एन पेंटेन है। अब आबंध रेखा संरचना सूत्र लिखेंगे तो हम किसी परमाणु का प्रतीक, कार्बन और हाइड्रोजन का प्रतीक नहीं लिखेंगे, अन्य विषम परमाणुओं के प्रतीक दर्शाने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं? इस संरचना में कार्बन व हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे भाई? डैश। क्या लिखेंगे? डैश। तो एन पेंटेन के लिए क्या करेंगे हम? जहां पेन टिकाएंगे वहां CH3 माना जाएगा। एक इस कार्बन के लिए, दो इस कार्बन के लिए, ये मोड़, तीन इस कार्बन के लिए, चार। कार्बन गिने, 1 2 3 4 5। यहां भी गिने, 1 2 3 4 5। ध्यान देना प्यारे बच्चों, जहां हमने पेन टिकाया कागज पर वो पहला कार्बन, जहां से हमने पेन हटाया उठाया वो अंतिम कार्बन, जहां हमने इसको मोड़ा, मोड़ दिया, ठीक है ना, कोण बनाया, वो अगला कार्बन। ठीक है ना। मैं आपको बोल दूं कि आप एथेन का संरचना सूत्र आबंध रेखा के रूप में लिखिए, तो आप कहोगे सर एथेन तो CH3 CH3 होता है, इसको कैसे दर्शाएं? तो यूं ना, ऐसे नहीं, ऐसे। ये कैसे होगा? ऐसे होगा। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो सर ये क्या हो गया? ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये प्रोपेन हो गया। मजाक के साथ समझ, मनोरंजन है ना, बात आ गई होगी समझ में। अगली बात करते हैं। अगला हमारा तरीका है संघनित संरचना सूत्र। इसमें बंद नहीं लिखे जाते, डंडे नहीं बनाए जाते, इसमें डैश नहीं लिखा जाता। जैसे हमारे को लिखना है एथेन, तो हम लिखेंगे CH3 CH3। जैसे हमारे को लिखना है मेथेनॉल, तो हम लिखेंगे CH3OH। जैसे हमारे को लिखना है प्रोपेन, तो CH3 CH2 CH3। ये डंडा बना दिया मैंने, ये डंडा यहां बनाया नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH3। हम C3H8 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये संघनित संरचना सूत्र है। क्या है? संघनित संरचना सूत्र। यानी कि अब हमने कहीं डंडा नहीं बनाया, यानी कि हमने संरचना को खोलकर नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा, इसलिए क्या हुआ? संघनित। यानी जितने परमाणु हैं एक जैसे, उनको एक प्रतीक द्वारा लिखेंगे और दाईं ओर उनकी संख्या लिख देंगे। कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 है, तो एक हाइड्रोजन लिखा, उसके दाईं ओर नीचे 3 लिख देंगे। इसको हम C2H6 भी लिख सकते हैं, यह भी संघनित सूत्र है। ठीक है ना।
लेकिन यह बंध नहीं दर्शाते। अगली बात करते, पूर्ण संरचना सूत्र। पूर्ण संरचना सूत्र ये लघु आबंध संरचना सूत्र के समान ही है। इसमें असाजित या अनाबंधित इलेक्ट्रॉन या लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर को भी दर्शाया जाता है। इसमें बंध को डैश द्वारा दर्शाने के साथ लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर या कहूं असाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को भी दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ठीक तो तब होगा जब मैं सूत्र लिखूंगा। मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है, आप बताएंगे किसका है? मेथेनॉल का है। किसका है? मेथेनॉल का। ये पूर्ण संरचना सूत्र है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ये वाला, ये संगणित संरचना सूत्र था। मैं इसको यूं लिखूं तो ये आबंध रेखा सूत्र है। ये लघु आबंध संरचना सूत्र क्या है? लघु आबंध संरचना सूत्र। और मैं लिखूं आबंध रेखा सूत्र तो क्या होगा? ये हो जाएगा सीधा ही, सीधी लाइन और OH। लेकिन मुझे लिखना क्या है? पूर्ण संरचना सूत्र। ये सबसे सही माना जाता है, ये सबसे वैधानिक माना जाता है। इसमें यह समझ में आ जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन का अष्टक कैसे पूरा हुआ, इसके पास लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं है। ठीक है ना? अगली बात, अगला और अंतिम तरीका हमारा कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय सूत्र प्रदर्शन। 3D स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? 3 डायमेंशन X Y Z। इसको हम ठोस डैशवेज सूत्र द्वारा दर्शाते हैं, इनका उपयोग करते हैं। कागज के तल में स्थित बंध को डैश के द्वारा, कागज के तल में स्थित बंध को डैश द्वारा, दर्शक की ओर आप देख रहे हैं तो आपकी तरफ जो बंध आएगा यूं बाहर निकलेगा, वो कागजी तल से बाहर को ठोस वेज के द्वारा। ये वेज क्या होता है? आपने सुथार की कुल्हाड़ी देखी होगी या फाड़ी देखी होगी या कोई तिकोनी चीज देखी होगी, ऐसी देखी होगी, उसको बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं? ये वेज है। ये वेज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ठोस वेज, ये पूरा भरा हुआ है इस तरह से, ये ठोस वेज है। और ये डैश वेज है। ये कैसा वेज है? ठोस। और ये कैसा वेज है? डैश वेज। ठीक है, तो मैं अब मेथेन की संरचना बताता हूं आपको। ये कार्बन, हमने कहा था कार्बन की संयोजकता समचतुष्फल की होती है। ये एक हाइड्रोजन जो बोर्ड के चिपका हुआ है, यानी कागज के तल में है। ये दूसरे वाला हाइड्रोजन जो बोर्ड के चिपका हुआ है कागज के तल में, ये यूं है, ये यूं है। ठीक है, बोर्ड के चिपका हुआ दिख रहा है ना, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, इसके तकलीफ होगी इसलिए ऐसा कर रहा है। अब दूसरे वाले 2 बॉन्ड दर्शाने हैं। ये मैं एक बॉन्ड बना रहा हूं, क्या कह रहा हूं? कागज से बाहर की ओर, ये वाला आपकी तरफ है। क्या बोलूं मैं? ये वाला आपकी तरफ है। ये हाइड्रोजन निकलकर तुम्हारी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है ना? और जो इस बोर्ड के पीछे जा रहा है, बोर्ड के बैक साइड में जा रहा है, उसको दर्शाऊं मैं, उसको दर्शाऊं तो उसको उल्टा दर्शाऊंगा। इसका तिकोना भाग, तीखा भाग इधर है, तो इसका तीखा भाग इधर रहेगा। ठीक है ना? अब इसके बाद लाइनें लंबी करता जाऊंगा और यहां लिख दूंगा हाइड्रोजन। ये ठोस वेज है। ये क्या है? ठोस वेज है। ये दर्शक की ओर है, दर्शक की ओर है। और ये डैश वेज है, ये दर्शक से परे है, उल्टा दूसरे। और ये जो दोनों ही हैं, ये दोनों ही, ये कागज के तल में है, बोर्ड के चिपके हुए, ये डैश वेज सूत्र हो गया।
जब हम त्रिविमीय संरचनाओं की त्रिविमीय समावयवता की बात करते हैं, त्रिविमीय संरचना सूत्र की बात करते हैं, तो हम इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कागज पर दर्शाने का ये डायग्राम है। कार्बन के यौगिक अत्यधिक होते हैं, हमने बात की थी पहले, उसका कारण क्या मित्रों जानिएगा। कार्बन की संयोजकता 4 होना, कार्बन की संयोजकता 4, और वो भी 4 तरीके से। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनकी संयोजकता 1 या 2 ही होती है, 3 होती है, 4 नहीं होती। कार्बन 4 संयोजकता दर्शाता है, तो इसलिए 4 अलग अलग परमाणुओं से, 4 अलग अलग तरीकों से अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ या खुद कार्बन के साथ जुड़ कई सारे यौगिक, बहुत सारे यौगिक बना सकता है। बहुबंध बनाने की क्षमता होना, संकरण द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया था हमने। कार्बन में अपनी संयोजकता ऐसे, अपनी संयोजकता ऐसे, अपनी संयोजकता ऐसे और अपनी संयोजकता ऐसे, पता नहीं कैसे कैसे, कई तरीकों से मल्टीपल बॉन्ड बनाकर, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल डबल बॉन्ड बना करके अपनी 4 संयोजकता पूरी करता है। ये sp3, sp2 और sp संकरण के द्वारा बहुत अच्छे से समझी जा सकती है। ठीक है बच्चों। बहुबंध तीसरा है श्रृंखलन का गुण होना, कैटेनेशन। कैटेनेशन यानी कार्बन के साथ, कार्बन अपने कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखला वाले, लंबी लंबी श्रृंखला वाले, ऐसे अनंत यौगिक, अनंत कार्बन परमाणु अपने साथ जोड़ करके विशाल जटिल उच्च अणुभार वाले यौगिकों का निर्माण कर सकता है। ये सीधी श्रृंखला वाले यौगिक है, ऐसी शाखा वाले यौगिक भी बना सकता है। इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये इस तरह की शाखाएं भी दर्शाता है। ये इस तरह से वलयाकार सावृत श्रृंखलाएं भी बनाता है। ये खासियत सिर्फ कार्बन में। श्रृंखलन का गुण कार्बन में होने के कारण इसका छोटा आकार है, और इसका जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच बनने वाला एकल बंध, उसकी बंध वियोजन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए ये गुण इसमें अपने में विशिष्ट है, सर्वाधिक है। यदि कोई बात कर ले कि पीरियोडिक टेबल के किस तत्व में श्रृंखलन का सर्वाधिक गुण होता है, तो आपका आंसर बनेगा कार्बन। चतुष्फल की संरचना होना या चारों बंध नियमित चतुष्फल के रूप में पाए जाना। हाँ, कई 4 बंध तो बना लेंगे, लेकिन वो 4 दिशाओं में 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर नहीं बनाते। 109 डिग्री 28 मिनट के सम चतुष्फल के रूप में 4 बंध नहीं बना सकते हैं, और ये बना सकता है, इससे इसके यौगिकों की स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा हो जाती है, इसलिए ज्यादा बनाता है। कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक बंधता, केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अन्य परमाणु के साथ या कार्बन के साथ किस प्रकार के बंध बनाता है। तो हम यहां बात करेंगे कार्बन केवल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण, इलेक्ट्रॉन, या हमने जितने भी बात या जितने भी बंध बनाए, जितनी संरचनाएं बनाई, वह हमने लकीर, डैश, बंध, साझेदारी अवश्य दर्शाई। तो यहां भी यह केवल सह संयोजक बंध बनाते हैं, कार्बन के साथ या अन्य यौगिकों के साथ आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति न के बराबर रखता है। ठीक है ना। ये सह संयोजक बंध कार्बन 2 तरह के बना सकता है, एक सिग्मा और एक पाई। एक सिग्मा और दूसरा उसका छोटा भाई पाई। यह भी सह संयोजक बंध, इसे बोलते हैं सिग्मा सह संयोजक बंध, और ये कहलाता पाई सह संयोजक बंध। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि सिग्मा बंध का निर्माण कक्षकों के हेड टू हेड ओवरलैपिंग द्वारा होता है, जबकि पाई बॉन्ड का निर्माण कोलेटरल, साइड टू साइड ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। मैं यूं कहना चाहूं, यदि आपस में कक्षकों का सिर टकराए तो इसको बोलते हैं शीर्ष अतिव्यापन। क्या बोलते हैं? और यदि कक्षक आपस में इस तरह से टकराए, ये कोई आणविक अक्ष या नाभिक अक्ष है, और ये आधे पाए से पार्श्व से टकराए, तो ये कहलाएगा पार्श्व अतिव्यापन। ये भी आप जानते हैं। कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर सह संयोजक बंध 2 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 2। कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर। पहला प्रकार है सिग्मा बंध। कक्षकों के एक ही अक्ष या आणविक अक्ष पर, एक ही अक्ष या आणविक अक्ष पर
शीर्ष अतिव्यापन से बने बंद सिग्मा बंद कहलाते हैं। यह थोड़ा मिसप्रिंट है, सिग्मा बंद बनते हैं। इसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बंद बनाने, हाँ, शीर्ष अतिव्यापन करेंगे, सिर से सिर टकराएंगे, सिग्मा बंद बनेगा, और बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, बंद तो इलेक्ट्रॉन से बनता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिग्मा बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जानते हो बंद 3 प्रकार के अतिव्यापन से बनता है। सिग्मा बंद 3 प्रकार का अतिव्यापन। कैसे? एस एस, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो ये एस कक्षक हाइड्रोजन का एक एक का, और ये दूसरे हाइड्रोजन का दूसरे वाला, ये आपस में आ जाए नजदीक, ये आपस में आ जाए नजदीक व्हाइट व्हाइट वाले, तो इस तरह से ये अतिव्यापन कर लेता है। ये जो मैंने येलो एरिया दर्शाया है ये अतिव्यापन का क्षेत्र है। ये क्या है बच्चों? अतिव्यापन का क्षेत्र है। ये क्षेत्र जितना अधिक होगा बंद उतना छोटा होगा, बंद उतना मजबूत या स्ट्रांग होगा। ठीक है ना? एसपी अतिव्यापन, बात कर लेते हैं HCl की। आप सब लोग जानते हैं H और Cl। आप में से कई बच्चों को ये पता है कि हाइड्रोजन के संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है S में, क्लोरीन के संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है 3p में, है ना? तो हाइड्रोजन का एक S कक्षक जिसमें एक आयुग्म इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन का एक p कक्षक जिसमें एक अयुग्म इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये आपस में कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? अतिव्यापन, टकराते हैं, ओवरलैप, एक दूसरे के अंदर घुसते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दोनों के मध्य में इन मिडिल आ जाते हैं, यहां से और यहां से हटकर। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं अतिव्यापन का क्षेत्र। ये क्षेत्र इसकी तुलना में थोड़ा कम है, या अधिक है? बोलो। या S और P के अतिव्यापन से बनता है सिग्मा बॉन्ड, या S और S के अतिव्यापन से बनता है सिग्मा बॉन्ड। ये तीसरे प्रकार का, ये तीसरा प्रकार है जिसमें ये आपके, हम बात करते हैं क्लोरीन और क्लोरीन Cl2 की। तो ये क्लोरीन का एक कक्षक, ये क्लोरीन का दूसरा कक्षक, दूसरा क्लोरीन परमाणु, ये आपस में इस तरह से P वर्सेज P, इन दोनों के सिर टकराते हैं, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। इसलिए ये जो बंध बना है वो P कक्षक का P कक्षक के साथ हेड टू हेड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग द्वारा बनता है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आपको ये बातें ठीक लग रही है। क्या SS अतिव्यापन से बना हुआ सिग्मा बॉन्ड, SP से बना हुआ सिग्मा बॉन्ड और PP से बना हुआ सिग्मा बॉन्ड, दोनों की सामर्थ्य, औकात, ताकत, मजबूती बराबर होती है ना? अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लिखा है अतिव्यापन का क्षेत्र जिसका अधिक होगा वो बंध उतना ही मजबूत रहेगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ बोलते हैं ऐसे, इनकी बंध सामर्थ्य PP अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध, SP से बना सिग्मा और SS से बना सिग्मा। सर्वाधिक अतिव्यापन क्षेत्र PP बॉन्ड के, PP ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग में होता है, इसलिए ये बॉन्ड सर्वाधिक मजबूत होता है, ये उससे कम और ये उससे कम। ऐसे सवाल IIT है, नीट है, BSc नर्सिंग है, AIIM की नर्सिंग है, वगैरह वगैरह परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यहां से ध्यान आ जाना चाहिए कि PP है ना, उनके इलेक्ट्रॉन एक तरफ रहते हैं, ज्यादा टक्कर होती है, प्रभावी होती है, अतिव्यापन क्षेत्र अधिक होता है, मजबूत बंध बनता है। पाई बंध, पाई बॉन्ड की बात करेंगे। दो कक्षकों के पार्श्विक अतिव्यापन से लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। पाई बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पाई बंध का निर्माण सिग्मा बंध बनने के बाद में होता है। पहले सिग्मा बनता है, पहले सिग्मा पैदा होता है, फिर पाई का जन्म होता है। पहले सिग्मा निर्मित होता है, फिर पाई बनता है। पहले सिर टकराते हैं, फिर इस तरह से देख रहे हैं ना, ये मेरा पेन है ना, ये पेन है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये हाथ दिखाई दे रहे हैं ना, ये हाथ दिखाई दे रहे हैं ना, ये लेटरल पार्श्विक अतिव्यापन कर रहे हैं। इस अक्ष के आधे ऊपर एक कक्षक की पाली ऊपर है और एक पाली नीचे, ये दिख रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर,
और आधा नीचे, तो या इलेक्ट्रॉनों का घनत्व आधा आणविक कक्ष इस काले वाले पेन के ऊपर रह गया और आधा नीचे रह गया। अतिव्यापन का क्षेत्र दो भागों में बंट गया तो पाई बंध कमजोर होता है। अतिव्यापन का क्षेत्र दो भागों में बंटने से अतिव्यापन की मात्रा घट गई, आधी रह गई, 50% होगी, इसलिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से दुर्बल, वीक, कमजोर होता है, अधिक क्रियाशील होता है। जो कमजोर होता है वो ज्यादा फड़फड़ाहट करता है, अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है ना। पाई बंध बहुबंध वाले यौगिकों में होता है। मैंने पहले कहा सिग्मा है तो ही पाई होगा, अकेला पाई नहीं होगा। छोटा भाई तभी होगा जब बड़ा होगा, तो बड़ा भाई सिग्मा, छोटा भाई पाई, बड़ा सिग्मा, छोटा पाई। छोटा तभी माना जाएगा जब उसे कोई बड़ा। समझ में आ गई ना? समझ में आ गई। अंतर, सिग्मा बंध मजबूत होता है क्योंकि इसका अतिव्यापन क्षेत्र पाई बंध से अधिक होता है। यौगिक की आकृति का निर्धारण सिग्मा बंध द्वारा होता है। यौगिक की आकृति का निर्माण किस बंध के द्वारा होता है? सिग्मा द्वारा होता है, पाई द्वारा नहीं होता। ये ध्यान रखना, ये आईआईटी लेवल का सवाल है। अगली बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों में बंध के प्रकार। कार्बनिक यौगिकों में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में 3 प्रकार के बंध होते हैं। कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं? 3 प्रकार के। उन तीनों प्रकारों के आप नाम बता सकते हैं? नाम तो बोर्ड पर पढ़े हैं, आपको तो मात्र बोलना ही है। एक है एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। यह क्या लाइन है? एकल बंध या सिंगल बॉन्ड। सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं, सभी एकल बंध सिग्मा। हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा इस बात को सीख लें तो जरा ठीक रहेगा। हम एथेन बना लेते हैं और एथेन में ये जितने भी बंध हैं उन सबको क्या बोलेंगे? केवल और केवल सिग्मा ही बोलेंगे। ठीक बात। अगली करते हैं द्विबंध, डबल बॉन्ड। इसमें एक सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होगा। सिग्मा और पाई बंध के युग्म को द्विबंध कहते हैं। पूछते हैं कई बार द्विबंध किसे कहते हैं? सिग्मा और पाई के युग्म को, जोड़े को द्विबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विबंध। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा H2C डबल बॉन्ड CH2, ये सिग्मा और ये उसका छोटा भाई पाई। ठीक है ना। ये लिख दूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये सिग्मा और ये दूसरे वाला पाई। यानी सिग्मा के साथ एक और बंध है। यदि डबल बॉन्ड है, बंध का जोड़ा है, एक सिग्मा होगा, पहले सिग्मा होगा, पहले सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। ठीक है। अगली बात त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। एक सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा और 2 पाई। ये जो संयुक्त रूप है इसे त्रिबंध कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल हमारे लिए ये सबसे सरलतम है, सिग्मा सिग्मा और ये बीच वाला सिग्मा, तो ये पाई है और ये पाई। यानी ट्रिपल बॉन्ड जहां कहीं भी होगा, जैसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, ये सरल है, छोटी कक्षा में सीखते हैं। इसका एक सिग्मा है और शेष 2 पाई, यानी सिग्मा तो हमेशा एक ही रहेगा। प्यारे बच्चों, सिग्मा तो हमेशा एक अकेला ही रहेगा। उसके साथ पाई एक और हो सकता है, पाई 2 हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब एक एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर देता हूं। ये हमने एक संरचना लिखी है, इसमें कितने पाई है? कितने पाई बॉन्ड है? उत्तर दीजिएगा। हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई। ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है? आंसर दीजिए। ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है? आंसर दीजिए। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना? सुनाई दे रहा है ना? अच्छे से, अच्छे से दे रहा है। तो ये 3 सवाल है आपके, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों के आंसर चैट बॉक्स में देखूंगा।
क्योंकि मैंने आपको कह दिया सिग्मा तो एक ही होगा, उसके साथ डबल या ट्रिपल है तो पाई हो सकता है, ठीक है ना। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक कार्बन के साथ 4 सिग्मा बंध जुड़े रह सकते हैं, ठीक है ना। अब बात को मान लीजिए, जान लीजिए, इन सिग्मा बॉन्ड एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध में, एकल, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं। बॉन्ड करेक्टर, बॉन्ड करेक्टर, बंधन ऊर्जा या बंध सामर्थ्य। किसी एकल बंध को तोड़ने के लिए या किसी बंध को, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या किसी ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी उस ऊर्जा को, एक मोल बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। समझे? बंध कितने हो? 1 मोल, यानी Na, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 बॉन्ड्स को तोड़ने की जितनी ऊर्जा चाहिए वो बंध ऊर्जा कहलाती है। बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्रम, एकल बंध की ऊर्जा कम होती है, द्विबंध की अधिक और त्रिबंध की उससे अधिक होती है, ठीक है बच्चों। यदि मैं कार्बन के बंधों की बात करूं, कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी मैं बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी या बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करूं तो सिंगल बॉन्ड के लिए ये होती है 85, इसके लिए होती है 143 143 और इसके लिए होती है 194 किलो कैलोरी प्रति मोल। क्या होती है? किलो कैलोरी प्रति मोल। अब आप समझ गए, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी चाहिए, सिंगल को तोड़ने के लिए इतनी चाहिए, तो सबसे कम ऊर्जा किस बंध को तोड़ने में चाहिए? सिंगल बॉन्ड में। तो हम ये कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड सबसे प्रबल होता है, और उससे डबल और उससे ट्रिपल, बॉन्ड एनर्जी के मामले में, बंध ऊर्जा के मामले में, ठीक है ना। अगली बात कर रहे हैं हम बंध लंबाई के मैटर को लेकर, तो लंबाइयां इस क्रम में होती है, कमजोर वही बंध है जो सबसे लंबा है, तो एकल बंध सबसे लंबा होता है, डबल बॉन्ड उससे छोटा, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। यदि कार्बन के सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई की, बॉन्ड लेंथ BL की चर्चा करें, तुलना करें, तो ये कितनी कितनी होगी, तो हम बात करेंगे ये 1.54 एंगस्ट्रम, ये 1.33 या 34 एंगस्ट्रम और ये 1.20 एंगस्ट्रम। यदि हम पिकोमीटर में ये वैल्यूज लिखें तो दशमलव को हटा लेंगे। एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻8 मीटर और इसका मतलब होता है 10⁻12 मीटर, ठीक है ना। लंबा कौन? 154 सबसे लंबा और ये सबसे छोटा। बंध की संख्या बढ़ने के साथ बंध कौन बढ़ता है? बंध की संख्या बढ़ने के साथ बंध कौन बढ़ता है? यानी कि सिंगल बॉन्ड का बंध कौन? 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। इसका बंध कौन? 120 डिग्री और इसका बंध कौन? 180 डिग्री। ये भी आपको जान लेना चाहिए, ठीक है ना। क्रियाशीलता की बात करें, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, पाई बंध क्रियाशील होता है, सिग्मा बॉन्ड कम क्रियाशील होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई है इसलिए अधिक क्रियाशील है, और द्विबंध में 1 पाई है इसलिए कम। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ओनली एंड ओनली सिग्मा, इसलिए सबसे कम क्रियाशील होता है, ठीक है। तो हमने बात कर ली थी बंध क्रम की, ठीक है ना, जो बंध ऊर्जा के समानुपाती होता है। बंध ऊर्जा क्रियाशीलता के समानुपाती होती है और क्रियाशीलता 1 बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बहुत अच्छी बात है, याद रखना, कई सवाल हल होते हैं यहाँ। बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम, बंध ऊर्जा के समानुपाती, बंध क्रम अधिक होगा, बंध ऊर्जा अधिक होगी, बंध ऊर्जा अधिक होगी, क्रियाशीलता अधिक होगी, ठीक बात है ना, और क्रियाशीलता अधिक होगी, बंध लंबाई उतनी कम होगी, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, संकरण। कार्बनिक यौगिकों में संकरण, जिसका इंतजार था वो आ गया। वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न आकृति यानी अलग अलग आकृति और अलग अलग ऊर्जा के कक्षक परस्पर मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर, प्यारे बच्चों, समान आकृति और समान ऊर्जा के, प्यारे बच्चों, नए कक्षक बनाते हैं तो यह घटना
संकरण कहलाती है। संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल, नए बने कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं, संकरित कक्षक कहते हैं। कितने कक्षक नए बनते हैं? जितने संकरण में भाग लेते हैं, जितने संकरण में भाग लेते हैं उतने नए या हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। मैं यूं कह दूं, मैंने 4 कक्षक लिए, एक एस और 3 पी, इस जादुई डिब्बे में डाला, मैजिक बॉक्स में, और इसको हिलाया, उफ, बाहर निकाला। मैंने डाला तो एस गोल था, पी डंबल जैसा था, आकृति अलग थी, ऊर्जा अलग थी। इन्होंने आपस में मिक्सअप हुए, संकरण किया, अपनी ऊर्जा भी समान कर ली, अपनी आकृति भी समान कर ली। ये घटना कहलाएगी संकरण। ठीक है ना? कितने संकरित कक्षक बनेंगे? डिब्बे में कितने डाले? 4, तो 4 बनेंगे। 3 डाले, 3 बनेंगे। 2 डाले, 2, यानी जितने कक्षक संकरण में भाग लेंगे उतने संकरित कक्षक बनते हैं। संकरण के प्रकार, कार्बनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोकार्बनों की बात कर रहे हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु में संकरण कैसा होता है वो बात कर रहे हैं। तो कार्बन में संकरण sp3, sp2 और sp, 3 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का? 3। sp3 का मतलब वह संकरण जिसमें एक s और 3 p कक्षक, sp3 संकरण का। वह संकरण जिसमें कार्बन का एक s और कार्बन के 2 p कक्षक भाग लेते हैं और 3 नए संकरित कक्षक बनाते हैं, जो sp2 कहलाते हैं। sp2 संकरण कहलाता है। कार्बन का एक s, कार्बन का एक p आपस में मिश्रित होकर के 2 नए संकरित कक्षक बनाते हैं, समान ऊर्जा और समान आकृति की, तो sp संकरण कहलाता है। जानते हो आप। इसमें x के लक्षण 25%, p के 75%, इसमें s के, p के, s के और p के बराबर। आकृति, sp3 कक्षक आपस में मिलकर कैसी आकृति बनाते हैं? चतुष्फलकीय, ये व्यवस्थित है समतल त्रिकोणीय, और ये रेखीय। बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट, या sp2 में 120 डिग्री और sp3 में 180 डिग्री। बंद, ठीक है ना? केवल सिंगल बॉन्ड होगा, sp3 संकरण होगा कार्बन में, अरे कार्बन में, और डबल बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक बात है? हाँ, अब आपने ये चर्चा कर ली कि संकरण होता है कक्षकों में, फिर अतिव्यापन होता है कक्षकों में, फिर बनता है बंध। प्यारे बच्चों ध्यान देना, पहले होता है संकरण, फिर होता है अतिव्यापन, फिर बनता है बंध। ये एक फॉर्मूला है, संकरण, अतिव्यापन, बंध। ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, बॉन्ड। अब आप इसको याद रखना क्या होता है। HOB, पहले हाइब्रिडाइड होंगे, फिर ओवरलैप करेंगे, फिर बॉन्ड बनेंगे। HOB, होब। सब, संकरण, अतिव्यापन, बंधन। अतिव्यापन क्या है मैं अंतर बताऊंगा तो आप इसका अर्थ जान लेंगे। अतिव्यापन में इसमें 2 परमाणुओं के कक्षक भाग लेते हैं। इसमें दो अलग अलग परमाणु कक्षक, दो का मतलब दोनों अलग अलग तत्वों के हो सकते हैं, एक ही प्रकार के तत्वों के हो सकते हैं। तो 2 परमाणुओं के कक्षक भाग लेते हैं, आपस में हैंडशेक करते हैं। कितना अच्छा शब्द है, क्या कहते हैं? हैंडशेक। यदि मेरे को किसी और के साथ हैंडशेक करना है तो एक तुम में और एक आप, 2 मिलेंगे, तो ओवरलैप हमेशा हैंडशेक होता है। क्या होता है? हाथ मिलाई होती है, रामा श्यामा होता है। ठीक है ना? रामा श्यामा करने में 2 आदमी चाहिए, 2 के हाथ मिलेंगे, इसलिए ओवरलैप 2 के द्वारा होता है, एज ए हैंडशेक। इसमें 2 परमाणुओं के कक्षक, 2 परमाणुओं के कक्षक, इसमें एक ही परमाणु के कक्षक या के 1 या 2 कक्षक भाग लेते हैं। ये ऊपर वाली लाइन गलत है। एक ही परमाणु के कक्षक, क्या बोला? एक ही परमाणु के 2 या अधिक कक्षक भाग लेते हैं। एक ही परमाणु के 2 या अधिक कक्षक भाग लेते हैं। ये लाइन पीपीटी में रिपीट होगी, इसलिए गलत है। अगली बात, इसमें केवल अतिव्यापन में आप फील्ड ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं।
हाफ फील्ड क्या बल्ला होती है। यदि एस कक्षक है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। यदि पी कक्षक है वो अतिव्यापन करना चाहते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन एक एक ही होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए, तो ही वो अतिव्यापन कर सकते हैं। पूरा भरा हुआ कक्षक, पूरा खाली कक्षक, ओवरलैप नहीं करेगा। इसमें सभी प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं संकरण में, चाहे वो भरा हुआ हो, खाली आधा खाली हो या पूरा खाली हो। यह बंध निर्माण के दौरान हो रहा है। अतिव्यापन बंध से ठीक पहले होता है, HOB। बंध बनने से पहले अतिव्यापन होता है और ये अतिव्यापन के पहले होता है, HO से पहले। ये HOB याद रख लिया भैया, कल्याण है। उत्तेजित अवस्था में भिन्न भिन्न ऊर्जा के कक्षक भाग ले सकते हैं, भिन्न भिन्न ऊर्जा कक्षक भाग ले सकते हैं ओवरलैप में, लेकिन यह उत्तेजित अवस्था में या मूल अवस्था में भाग ले सकते हैं। उत्तेजित में भी भाग ले सकते हैं और मूल में भी भाग ले सकते हैं। ठीक बात है। उदाहरण लेते हैं, संकृत असंकृत कक्षक आपस में किस तरह से ओवरलैप करते हैं। मैं यूं कह रहा हूं कि अतिव्यापन कौन कौन से कक्षकों के मध्य हो सकता है, तो असंकृत और संकृत के मध्य हो सकता है। असंकृत और असंकृत कक्षक के मध्य से एस कक्षक और एस कक्षक के मध्य, पी और पी के मध्य, एस और पी के मध्य। ठीक है। एक कक्षक असंकृत और दूसरा संकृत हो सकता है। ठीक है ना। ये गड़बड़ किया भाई पीपीटी बनाने वाले ने। एक असंकृत, दूसरा संकृत। असंकृत एस, संकृत sp3, असंकृत एस, संकृत sp2, असंकृत एस, संकृत sp। ऐसा हो सकता है। ठीक है। तीसरी बात करते हैं, संकृत कक्षक और संकृत कक्षक। संकृत भी आपस में अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, बंध बना सकते हैं। sp वर्सेज sp, sp2 वर्सेज sp2, sp3 वर्सेज sp3। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। यानी कि असंकृत कक्षक अतिव्यापन कर सकते हैं, संकृत कक्षक आपस में अतिव्यापन कर सकते हैं, एक संकृत और एक असंकृत भी आपस में अतिव्यापन कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। इस तरह से हमने ये वाली बात कौन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट वाली, फाउंडेशन वाली बात आज सीख ली। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है। ये आपको कहीं समझ में आने में आपके त्रुटि रही हो तो इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, समझिएगा। और यहां तक मामला रुकता नहीं कि आप समझ गए जय हिंद हो गया ना, ऐसा नहीं करें प्यारे बच्चों। ये हमारा भारत देश है, यह वसुदेव कुटुंबकम है, जीने दो और जियो वाली अवधारणा लेकर चलता है। आप भी समझिए, औरों को भी समझने के लिए प्रेरित कीजिएगा। जी हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा MCQs। ये जो आज पढ़ाया है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि इसमें से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, गए हैं और जाएंगे। पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। ये नोट्स आपके PDF के रूप में सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। किसके? उत्थान एजुकेशन की। ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।